आज हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं जिन पर हम जरा गहराई से बात करेंगे। पहली खबर अमेरिका से है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की जो टैरिफ नीति थी उसको लेकर अदालत का एक अहम फैसला आया है। और दूसरी एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। पंजाब के 3 नौजवान ईरान में लापता हो गए हैं। तो चलिए इन दोनों मामलों को थोड़ा समझते हैं। शुरुआत अमेरिका से करते हैं। ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे, फिर उन्हें 90 दिन के लिए टाला भी था। अब खबर है कि एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने इन टैरिफ्स पर ही रोक लगा दी है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका का जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ये खास तौर पर ऐसे ही मामले देखता है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति मतलब अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके यूं ही लगभग हर देश पर एक तरफा टैरिफ नहीं लगा सकते। असल में संविधान ये शक्ति कांग्रेस को देता है, राष्ट्रपति को नहीं। तो ये एक तरह से शक्तियों के बंटवारे का सवाल है। और अदालत ने सिर्फ ये सामान्य बात नहीं कही, उन्होंने चीन, मेक्सिको, कनाडा, इन पर जो अलग अलग टैरिफ लगे थे उन पर भी रोक लगाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आम व्यापार पर या नीतियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मतलब तो साफ है। ट्रंप प्रशासन की जो एक आक्रामक आर्थिक रणनीति थी, उसको ये एक बड़ी कानूनी चुनौती है। कोर्ट ने उन छोटे व्यापारियों की बात मानी है जिनका कहना था कि भाई ये टैरिफ गैर कानूनी है, हमारे कारोबार को नुकसान हो रहा है। और अगर ये फैसला आगे भी बना रहता है तो हाँ, इन व्यापारियों को रिफंड भी मिल सकता है। अच्छा। प्रशासन ने अपील तो की है, जाहिर है, लेकिन जो विश्लेषक हैं जैसे फ्रैंक लेविन या अंशुमन तिवारी, वो मानते हैं कि राष्ट्रपति की ये शक्तियां अब सवालों के घेरे में हैं और ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। तो एक अनिश्चितता तो बन गई है। और सुनने में आया है कि इसी दौरान प्रशासन के लिए एक और झटका है। हाँ, बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में एक और खबर आई। टेक अरबपति एलन मस्क, उन्होंने भी ट्रंप प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजीई उससे अलग होने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, डीओजी ये वही डिपार्टमेंट है ना जिसको लेकर पहले भी विवाद था? जी जी, वही। हालांकि उनका कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा था, लेकिन ये घोषणा ठीक तब आई है जब वो ट्रंप के बजट प्रस्तावों पर अपनी निराशा जता चुके थे। उन प्रस्तावों में टैक्स छूट और रक्षा खर्च बढ़ाने की बात थी। तो विश्लेषक इसे भी प्रशासन के लिए एक झटका मान रहे हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि एक अदालत पहले ही डीओजी के गठन और मस्क की नियुक्ति को अवैध ठहरा चुकी थी। तो ये भी एक पेचीदा मामला है। बिल्कुल, एक और कानूनी और कह सकते हैं राजनीतिक सिरदर्द। चलिए अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये एक बहुत ही चिंताजनक मानवीय मामला है। पंजाब के 3 नौजवान हैं, अमृतपाल सिंह, हुसैनप्रीत सिंह और जसपाल सिंह। ये ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकले थे घर से, लेकिन ईरान पहुंचने के बाद से लापता हैं। हाँ, ये खबर वाकई दिल दहलाने वाली है और ये उन खतरों को भी दिखाती है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं के सामने आते हैं। परिवारों का आरोप है कि लड़कों को ईरान में अगवा कर लिया गया है। अगवा और फिरौती की भी बात है? जी, कहा जा रहा है कि उनको छोड़ने के बदले पाकिस्तान के किसी बैंक खाते में 54 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। पहले तो ये रकम और भी ज्यादा, कोई 1.5 करोड़ बताई जा रही थी। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि परिवारों को वीडियो कॉल पर लड़कों को दिखाया गया है बंधा हुआ और उनकी पिटाई करते हुए। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। परिवारों ने क्या किया फिर? पुलिस या सरकार से संपर्क किया? हाँ, उन्होंने बताया कि होशियारपुर का कोई एजेंट था जिसने ऑस्ट्रेलिया का 5 साल का वर्क परमिट दिलाने का वादा किया था और लाखों रुपए लिए थे। अब जो भारतीय दूतावास है ईरान में, उन्होंने ईरानी अधिकारियों के सामने ये मामला जोर शोर से उठाया है। आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी इन युवकों का पता लगाया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विदेश मंत्रालय और पंजाब सरकार भी लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। और वो एजेंट जिसने इनको भेजा था, उसका क्या हुआ? होशियारपुर पुलिस ने अमृतपाल सिंह के परिवार की शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सुनने में आया है कि वो एजेंट फरार है। ये पूरी घटना बहुत दुखद है और ये उन खतरों को सामने लाती है जिनका सामना युवा करते हैं, खासकर जब वो गलत तरीकों से या धोखेबाज एजेंटों के जरिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे बेहतर जिंदगी की जो उम्मीद है वो कभी-कभी युवाओं को कितनी खतरनाक स्थितियों में डाल सकती है और कैसे कुछ लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब सबसे जरूरी यह है कि अधिकारी तेजी से कार्रवाई करें और इन युवकों को सुरक्षित वापस लाया जाए। तो आज हमने ये 2 बिल्कुल अलग तरह के मामले देखे। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नीतियां, अदालतें, बड़े कानूनी दांवपेच और दूसरी तरफ
बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले आम इंसान जो इतने बड़े खतरे में पड़ गए। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो व्यापार की हों या सुरक्षित प्रवास की, जब वो टूटती हैं या उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा और अक्सर बहुत दर्दनाक असर आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी उम्मीदों पर पड़ता है। यहाँ सोचने वाली बात शायद ये है कि इन बड़ी वैश्विक व्यवस्थाओं की जो कमजोरियां हैं या जो दरारें हैं, उनके बीच फंसे हुए व्यक्तियों की सुरक्षा कैसे हो, खासकर उनकी जो सबसे ज्यादा जोखिम में है। नमस्कार, आज है तारीख 29 मई, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है प्रियंका और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को कोर्ट ने रोका। अदालत ने कहा, आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। अमेरिकी कोर्ट की रोक से भारत और चीन जैसे देशों पर क्या होगा असर, करेंगे विश्लेषण। ट्रंप के तेवर नरम पड़ेंगे। पूरी दुनिया के देश इसका इंतजार कर रहे थे कहीं न कहीं, क्योंकि ये फैसला जिस तरीके से आया था, जिस कानून के तहत आया था, उसे देर सवेर अदालत में चुनौती मिलनी ही थी। ईरान में पंजाब के 3 नौजवान लापता, परिवार बोला पाकिस्तानी खाते में मांगी गई फिरौती। क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे। लड़के के पेरेंट्स को कॉल आती है, वो वीडियो कॉल में दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तीनों लड़के हैं उनको बांधा गया है, मारा पीटा जा रहा है और पैसे की डिमांड जो है अपहरण करने वाले लोग थे उनकी तरफ से की गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं सुमिरन से। दक्षिण अफ्रीका की एक महिला और उसके 2 साथियों को 6 साल की बच्ची के अपहरण और मानव तस्करी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में बच्ची की मां रैकेल केली स्मिथ भी शामिल हैं। रैकेल केली स्मिथ, उनके प्रेमी जैक कैनेपोलिस और उनके मित्र स्टीवेना वॉन राइन को ये सजा घटना के 1 वर्ष से ज्यादा समय के बाद सुनाई गई है, जब जॉशलिन स्मिथ केप टाउन के निकट सल्दाना खाड़ी में अपने घर के बाहर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फरवरी 2024 में गायब हुई जॉशलिन स्मिथ काफी प्रचार और प्रसार के बाद भी अभी तक नहीं मिली हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा है कि चीन और हांगकांग से आए छात्र छात्राओं के वीजा की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये कदम उन लोगों की पहचान के लिए है जिनकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है। रूबियो ने बयान में आगे कहा कि वीजा की शर्तों को भी संशोधित किया जाएगा ताकि चीन और हांगकांग से भविष्य के वीजा आवेदकों की जांच को और सख्त किया जा सके। हाल के महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में तल्खी आई है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य की एक अदालत ने 2 लोगों को भारतीय परिवार की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। जनवरी 2022 में अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश के दौरान कनाडा में ठंड से भारत के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी। इस मामले में अदालत ने हर्ष कुमार पटेल और स्टीव एनशिया शैंड को मानव तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ आतंकवाद रोकने सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की इच्छा जताई थी। इसे लेकर भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने आज जवाब दिया और बयान जारी किया। You are well aware of our position that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध को लेकर हमारा पक्ष और हमारा रवैया बड़ा साफ है। हम ये दोहराना चाहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। रणधीर जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान से अब बात इस मुद्दे पर तब होगी जब हम लोगों ने कुछ साल पहले आतंकियों की जो सूची दी थी उन्हें वो हमारे हवाले कर देंगे। जहां तक सवाल जम्मू कश्मीर का है, इस पर द्विपक्षीय बातचीत सिर्फ इस मसले पर होगी कि पाकिस्तान POK को कब खाली करेगा, जहां वो अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश ने दावा किया है कि बुधवार को एक एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कुमार की मौत हो गई। और आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पूंछ सहित पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित पूंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए।
कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से एक शब्द जो बार बार सुनाई पड़ा है वो है टैरिफ। कभी यूरोपीय संघ, कभी मेक्सिको, कनाडा और कभी भारत, चीन और पाकिस्तान। ट्रंप ने अमेरिका के प्रतिद्वंदियों से लेकर दोस्तों तक पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर लगाए इस टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया। लेकिन अब अमेरिका की एक संघीय अदालत यानी फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ पर ही रोक लगा दी है। इस फैसले को ट्रंप की आर्थिक नीतियों के एक हिस्से के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका असर दुनिया के कई देशों पर होगा और अमेरिका के कारोबारियों पर भी होगा। पहले फैसले की बात करते हैं। तो अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने फैसला सुनाया कि व्हाइट हाउस की ओर से लागू किया गया आपातकालीन कानून राष्ट्रपति को ये एक तरफा अधिकार नहीं देता कि वो लगभग हर देश पर टैरिफ लगा सके। मैनहट्टन की इस अदालत ने ये कहा है कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने को लेकर विशेष शक्तियां देता है और इसमें अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति के दायित्व द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद चीन, मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए अलग अलग टैरिफ पर भी रोक लगा दी है। जी बिल्कुल प्रियंका, दरअसल ये फैसला 2 अलग अलग मामलों पर आधारित था। अमेरिकी संस्था लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने कई छोटे व्यवसायों की ओर से अदालत में मामला दायर किया था जो टैरिफ के दायरे में आने वाले देशों से सामान आयात करते थे। लिबर्टी जस्टिस सेंटर की एक अमेरिकी गैर लाभकारी सार्वजनिक हित कानूनी फर्म है। इसके अलावा अमेरिकी राज्यों के गठबंधन ने भी आयात पर लगने वाले टैरिफ को चुनौती दी थी। तो ये 2 मामले हैं जो ट्रंप के लिए अब एक चुनौती बन गए हैं। जी, और कोर्ट के आदेश को और ट्रंप के टैरिफ को लागू करने के तर्क को समझा रहे हैं बीबीसी के नॉर्थ अमेरिकी कॉरेस्पॉन्डेंट जेक कोन। The problem here is that the Constitution of the United States gives this power to Congress to impose tariff. तो जेक कोन यहाँ कह रहे हैं कि समस्या ये है कि अमेरिका का संविधान कांग्रेस को टैरिफ लगाने की शक्ति देता है, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं। ट्रंप ने तर्क दिया कि वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है। उनके मुताबिक समस्या इतनी गंभीर है कि राष्ट्रपति को आयातित वस्तुओं पर एक तरफा कर लगाने की अतिरिक्त शक्ति दी जानी चाहिए। ये वास्तव में निकट भविष्य में उन्हीं की योजना को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने टैरिफ को जुलाई तक सस्पेंड कर दिया था, ये कहकर कि बाकी देशों को बेहतर व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। प्रियंका, यहाँ पर कोर्ट के इस फैसले के असर की बात कर लेते हैं। तो इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर तो होगा ही, अमेरिका के अंदर भी जो बिजनेसमैन हैं उन पर भी असर होगा, वो भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। जी बताएं। जी, और द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने छोटे अमेरिकी व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का पक्ष लिया। जी, जिन्होंने ये तर्क दिया कि ट्रंप को लगभग हर देश पर टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन कानून का उपयोग नहीं करना चाहिए था। हाँ, और तीनों न्यायाधीशों ने ये कहा कि लगभग सभी टैरिफ को 10 दिनों के अंदर ही हटा देना होगा। हाँ, अगर अमेरिकी अदालतें इस फैसले को बरकरार रखती हैं तो टैरिफ का भुगतान करने वाले व्यवसायों को रिफंड और ब्याज मिलेगा। कुछ ही मिनटों के अंदर लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर अपील दायर कर दी। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये न्यायाधीश तय नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय आपातकाल से कैसे निपटा जाए। अब इसे ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए प्रियंका एक झटका माना जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है तो बता रहे हैं फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड फ्रैंक लेविन। This really diminishes the leverage he has, and I suspect that he will not be successful on appeal, and I suspect that when it comes फ्रैंक to लेविन July, कह रहे हैं and his threat इससे really उनके losing पास credibility, मौजूद he says ताकत that थोड़ी he कम हो गई है और मुझे शक है कि वो अपील में सफल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि जब तक जुलाई आएगा और टैरिफ को लेकर फिर से लागू करने की बात आएगी तो चीज़ें शायद बेहतर होंगी। हो सकता है वो टैरिफ को लागू करने की तारीख और आगे बढ़ा दें, 60 दिनों का और समय दे दें, जिसका मतलब ये होगा कि उनके पास वास्तव में किसी भी स्थिति में इन टैरिफ्स को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा, इसलिए वो उन्हें आगे खिसकाने के बहाने ढूंढते जा रहे हैं। जी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये कहा है कि उनके लगाए टैरिफ अमेरिका के हित में हैं और उन्होंने कई देशों को बातचीत के लिए मजबूर किया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो टैरिफ को लागू करने की तारीख क्यों बढ़ा देते हैं
तो ट्रंप ने कहा कि ये बेकार सवाल है। 6 months ago, this country was stone cold dead. We had a dead country. We had a country people didn't ट्रंप think was यहाँ going कह to रहे हैं कि survive. 6 महीने पहले तक ये देश अमेरिका एकदम खत्म था। ज्यादा टैरिफ लगाकर मैंने बाकी देशों को बात करने पर मजबूर किया। वो बातचीत के लिए तैयार भी हो गए। इसे बातचीत या नेगोशिएशन कहते हैं। आपका सवाल ही बेकार है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि योर क्वेश्चन इज वेरी नास्टी। जी बिल्कुल। हाँ, और हाँ। जब बात हो रही है तो उनके प्रशासन ने और भी कुछ उसके उलटफेर देखे हैं आज, उसके बारे में प्रियंका आप कुछ बताएं। तो ट्रंप प्रशासन का अहम चेहरा है यानी कि टेक बिलियनियर एलन मस्क। उन्होंने अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE से अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो गुरुवार को यानी आज मस्क ने एक्स पर लिखा कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा तय समय पूरा होने पर मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फालतू खर्च को कम करने का मौका दिया। उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिला था, जिसके तहत हर साल 130 दिनों तक उन्हें संघीय नौकरी में रहने की इजाजत थी। और इस साल 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से अगर हम जोड़ लें तो वैसे भी उनके कार्यकाल की जो सीमा थी वो मई के अंत में खत्म ही होने वाली थी। लेकिन इसकी चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मस्क का सरकार से बाहर निकलना दरअसल ट्रंप के बजट से निराशा जताने के बाद हुआ है, जिसमें $multi ट्रिलियन की टैक्स छूट और रक्षा खर्च को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव मौजूद हैं। लेकिन प्रियंका, मस्क का बाहर होना सिर्फ ट्रंप सरकार में एक बड़ी उलटफेर को नहीं दिखाता है, बल्कि मस्क रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर्स में से एक है। उन्होंने पिछले साल करीब $25 करोड़ का चंदा दिया था इस पार्टी को। इतने बड़े डोनेशन के बाद ही उनके और ट्रंप के बीच जो नजदीक जी वो बढ़ती देखी गई थी। लेकिन ये नजदीकियां दूरी में कैसे बदली और टैरिफ पर अदालत की रोक से क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के रुख में थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी? यही मैंने जाना आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन तिवारी से। यकीनन ये झटका है। ये फैसला बहुआयामी भी है और थोड़ा पेचीदा भी है। इसे समझना इसलिए जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए जिस कानून का इस्तेमाल किया है वो अमेरिका में ऐतिहासिक तौर पर ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इमरजेंसी प्रोविजन है जिसको IEEPA कहते हैं। और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि टैरिफ यानी दुनिया से व्यापार करना, ट्रेड करना, ये सब फैसले कांग्रेस करती है। अमेरिका का जो सदन है वो करता है। राष्ट्रपति अपने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके किसी देश पर टैरिफ नहीं लगा सकते। सिर्फ केवल एक ही विकल्प है ट्रेड एक्ट के तहत, जिसका इस्तेमाल पहले किसी राष्ट्रपति ने किया था और वो भी उन पर लगाया जा सकता है जिनका अमेरिका के साथ व्यापार घाटा काफी बड़ा और वो भी टैरिफ की उसमें 10 से 15% की सीमा है। तो ये सिर्फ फैसला ही नहीं, इसके फैसले के पीछे जिन अधिकार, जिन शक्तियों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो सवालों के घेरे में आ गया और उसे खारिज किया गया है। टैरिफ पर रोक से भारत और चीन जैसे देशों पर क्या असर होगा? क्या इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जाना चाहिए? ट्रंप के तेवर नरम पड़ेंगे। दूसरी एक बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के देश इसका इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फैसला जिस तरीके से आया था, जिस कानून के तहत आया था, उसे देर सवेर अदालत में चुनौती मिलनी ही थी। क्योंकि टैरिफ जैसा बड़ा फैसला जो दुनिया के इतने सारे कारोबारियों को प्रभावित करता हो एक, और अमेरिका के अंदर खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण। फेडरल रिजर्व भी कह रहा है अमेरिका में टैरिफ बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। ऐसा फैसला स्वाभाविक रूप से अदालतों में चुनौती के लिए तरफ जाता था। कमजोर पड़ने से ज्यादा ट्रंप की चुनौती ये है कि अब एक लिटिगेशन में जा चुका मामला है। फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में उन्होंने अपील की है। अगर वो ये CIT के फैसले को कायम रखते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और एक इतने बड़े फैसले की जिसने दुनिया में अचानक पूरे व्यापार का परिदृश्य बदल दिया, उसकी वैधानिकता, उसकी लीगलिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर अब अमेरिका की अदालतों में सवाल उठे। और यहीं से ट्रंप के खिलाफ जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत होती है, जिसका एक हिस्सा हमने एलन मस्क के साथ देखा जब एक अदालत ने उनके डॉज में नियुक्ति पर सवाल उठाया है। भारत, चीन, जापान और EU, ये 4 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स पर बातचीत कर रही हैं। सबकी ट्रेड डील अलग अलग स्तर पर एडवांस स्टेज में है। अब इस फैसले के बाद दुनिया के देश रुककर इंतजार करेंगे और इसीलिए आपने आज शेयर बाजारों में काफी उत्साह देखा, क्योंकि दुनिया के देश अभी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो संवैधानिक है कि नहीं है, अदालत उस पर क्या कहती है। क्योंकि ये जितनी भी डील्स हो रही थी ये उन टैरिफ से
बचने के लिए थी या उन टैरिफ्स को रद्द कराने के लिए टाले जाने के लिए थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के दिन लगाए थे। तो अब ये दुनिया के सारे देश देखेंगे कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो आप कानूनी तौर पर सही है कि नहीं। तो इसलिए सारी व्यापार वार्ताओं में अब थोड़ा धीमी प्रगति होने की संभावना है और ट्रेड को एक पावरफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने जो किया है वो कोशिशें अब कमजोर पड़ेंगी। और ट्रंप के लिए अब आगे क्या बचता है? ट्रंप के लिए आगे बचता यह है कि 2-3 विकल्प हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप अभी लिटिगेशन में चला गया, अदालती झगड़ों में पहुंच गया है। फेडरल कोर्ट ऑफ अपील अगर इस फैसले को पलट देती है, खारिज कर देती है, तो जो पक्ष है, जिस पक्ष ने अपने इस फैसले को ट्रेड कोर्ट से जीता है, वो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर मान लीजिए फेडरल कोर्ट ऑफ अपील इसको खारिज नहीं करती है, बनाए रखती, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर्स पर सवाल उठना शुरू होंगे और ये एक प्रेसिडेंट, एक नजीर बनेगा अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होती है और उनका इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है। तो एक तो व्हाइट हाउस की स्थिति, अमेरिकी कानूनों की परिस्थिति और राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार हैं उनको लेकर एक बड़ी बहस शुरू होगी जो वहां पर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बाकी टैरिफ से जुड़े हुए और भी मामले थे और भी चीजें थी, उन सब चीजों पर भी अब रोक लगेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप इसे लड़ेंगे, इसे कानूनी तौर पर आगे ले जाएंगे, ये तय है। दूसरी तरफ अब यह भी हो सकता है कि अमेरिका के कांग्रेस में और सदनों में डेमोक्रेट्स की तरफ से एक बिल लाने की कोशिश की जाए जो राष्ट्रपति के अधिकारों को डिफाइन कराता हो, जो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों की सही व्याख्या भी कराता हो। तो अब ये बात जो है वो दूर तलक जाएगी, बात कुछ दूसरी दिशा में चली गई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानना यह कि दुनिया की कंपनियों पर इस फैसले ने बड़ा असर डाला था। सबके प्लान बदले थे, सबने अपने फ्यूचर के प्रोजेक्शंस टाल दिए थे, सबने अपनी इकाइयां इधर उधर स्थापित करने की बात की थी। वो सब कुछ अब रुक जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया पहले ये देखने की कोशिश करेगी कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो क्या अमेरिका के संविधान के हिसाब से सम्मत या उचित है कि नहीं है। आखिर में बस ये सवाल कि मस्क का ट्रंप प्रशासन से अलग होना ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ये भी दूसरी बात है, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और ट्रंप के सारे फैसले ऐसे हैं जिन्होंने उनके लिए आने वाले समय में चुनौतियां पैदा की हैं। एक तो एक निजी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी बनाया जाना, फिर उसे एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी देना जो तमाम विभागों की संवेदनशील जानकारियों को एक्सेस कर सके और तमाम स्कीमों को बंद कर सके। अमेरिका के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और इसलिए राज्य सरकारों ने इस मामले पर अपील की थी। और जैसे ही अदालत ने डॉज के गठन को और मस्क के अपॉइंटमेंट को दोनों को अवैध ठहराया, उसके बाद मस्क के लिए जाना तय था। ये बात लगभग तय थी कि मस्क को यहां से जाना होगा। तो मस्क का जाना डॉज की पूरी भूमिका को खर्च कम करने की जो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है उसको झटका देगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन तिवारी। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की 3 युवक पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के लिए घर से निकले थे, लेकिन अब वो अपने परिवारों से संपर्क में नहीं हैं। संगरूर, होशियारपुर और नवा शहर के रहने वाले इन युवकों के परिवारों का आरोप है कि ईरान में उन्हें अगवा कर लिया गया है। परिवार ने ये भी दावा किया है कि इन तीनों नौजवानों को छोड़ने के लिए पाकिस्तान से फिरौती मांगी जा रही है। जो युवक लापता बताए जा रहे हैं उनमें होशियारपुर के अमृतपाल, संगरूर के हुसनप्रीत और नवा शहर के जसपाल सिंह शामिल हैं। जी, और इन युवकों के परिवार का कहना है कि होशियारपुर के एक एजेंट ने उनसे ऑस्ट्रेलिया भेजने का वादा किया था और बदले में लाखों रुपए भी लिए थे। इस बीच ईरान में भारतीय दूतावास ने ये बताया है कि 3 भारतीय नागरिकों के परिवारों ने भारतीय दूतावास को सूचित किया है कि ईरान पहुंचे उनके रिश्तेदार लापता हो गए हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि भारतीय दूतावास ने ईरानी अधिकारियों के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है और ये भी अनुरोध किया है कि लापता भारतीयों का तुरंत पता लगाया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
इस मामले पर होशियारपुर के एसएचओ गुरसाहिब सिंह ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि अमृतपाल सिंह नाम के एक युवक ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हमारे थाने के एरिया एजेंट को पैसे दिए थे और जब वो ईरान पहुंचा तो उसके परिवार के अनुसार उसका अपहरण कर लिया गया। परिवार के अनुसार तीनों लड़कों से 54 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एजेंटों को पकड़ने की कोशिश जारी है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले तीनों युवकों की माओं ने बीबीसी को क्या बताया, पहले वो सुन लेते हैं। 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5-5 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੂ। ये अमृतपाल सिंह की मां गुरदीप कौर हैं, जो कह रही हैं कि मेरा बेटा 23 साल का है। हमने उसे विदेश भेजा। एजेंटों ने वादा किया था कि 5 साल का वर्क परमिट दिलाएंगे। उन्होंने कहा था कि 2 साल का परमिट यहीं से मिल जाएगा और बाकी के 3 सालों का वहां मिलेगा। उन्होंने दावा किया था कि ये कंपनी से मिला वीजा है। हमारी 18 लाख रुपए में बात बनी थी। गुरदीप कौर ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने पहले 1 करोड़ रुपए मांगे, फिर उसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिए और आखिर में वो 54 लाख रुपए की फिरौती पर आ गए। वहीं हुसनप्रीत सिंह की मां बलविंदर कौर का कहना है कि उनके बेटे को पाकिस्तानियों ने अगवा किया। ईरान पहुंचे जो उथे इन्होंने पाकिस्तानियों ने हुसनप्रीत सिंह की मां बलविंदर कौर बता रही हैं, जब वो ईरान पहुंचे तो उन्हें पाकिस्तानियों ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन्हें मारा पीटा। किडनैपर ने हमसे बहुत बड़ी रकम मांगी। अब प्रियंका लापता युवकों में शामिल जसपाल सिंह की मां नरिंदर कौर की बात सुन लेते हैं। टैक्सी च बिठा के पाकिस्तान दे डंपर ले गए, किडनैप कर ले। तीन मुंडे सी। नरिंदर कौर कह रही हैं, उन्होंने बच्चों को टैक्सी में बिठाया और पाकिस्तानियों ने उन्हें अगवा कर लिया। 3 लड़के थे। इसके बाद हमसे पैसे मांगे गए, कॉल आने लगे। वो कहने लगे कि अपनी बेटी बेच दो, बेटा बेच दो, खुद को बेच दो, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो। 13 दिन हो गए और हमारे बच्चों से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे पहले हमने उन्हें रोते और पिटते देखा था। जी, और इन युवकों के परिवार अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी, और ईरान में भारतीय दूतावास ने ईरानी अधिकारियों के सामने मामला उठाया और युवकों को खोजने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की है। आज जब विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनते हैं। You would have seen a statement made by our embassy as well in Iran. The 3 Indian nationals who had landed there some time back, they are missing. जी, रणधीर जायसवाल यहाँ कह रहे हैं कि हम इन युवकों का पता लगाने और उन्हें घर वापस लाने के लिए ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमें ईरान की ओर से अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम इन युवकों के परिवार के भी संपर्क में हैं। बीबीसी पंजाबी के सहयोगी हैं चरणजीव कौशल। उनसे मैंने ये पूरा मामला जाना क्योंकि वो इन परिवारों से मिले हैं और उन्होंने हमें समझाया कि असल में हुआ क्या है। ये तीनों लड़के, जो एक धूरी का है जिसका नाम हुसनप्रीत सिंह है, दूसरा जसपाल सिंह और तीसरा अमृतपाल सिंह, नया शहर और होशियारपुर का, तीनों लड़कों को झांसा दिया गया कि आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, सिडनी भेजेंगे, वहां पे आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल का वर्क परमिट यहाँ से देंगे और 3 साल का आपका वहां पे जाके आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के झांसे के ऊपर तीनों लड़कों को ईरान लेके जाया गया। वहां पे जाके जब लड़के पहुंचते हैं उसके बाद एक बार अपनी फैमिली को कॉल करते हैं कि हम पहुंच गए, पर बाद में जब कोई कॉल नहीं आती तब जाके फैमिली को पता चलता है कि जो लड़के थे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। और बाद में लड़के के पेरेंट्स को कॉल आती है, वो उस कॉल में, वीडियो कॉल में दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तीनों लड़के हैं उनको बांधा गया है, मारा पीटा जा रहा है और पैसे की डिमांड जो है अपहरण करने वाले लोग थे उनकी तरफ से की गई। और जो अकाउंट नंबर दिया गया वो पाकिस्तान का अकाउंट नंबर, फैमिली की तरफ से जब इन्होंने कहीं से जांच-बीच की तो पाकिस्तान का अकाउंट नंबर दिखाई दिया। तो एक दूसरी बात, जब ये मतलब साफ तौर पे फैमिली को डराया गया था कि अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो आपके बच्चों को मार देंगे, हम पीटेंगे, ये वो। तो इसके बाद जब तकरीबन 1 तारीख से लेके 23 तारीख तक, 22 तारीख तक बातचीत होती रही, तब ठीक रहा, पैसे की डिमांड करते रहे, पर फैमिली ने पैसे भी नहीं दिए और अपने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने पुलिस को या किसी भी मीडिया वगैरह को नहीं बताया।
उसके बाद जब तकरीबन आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं, कोई कॉल नहीं आई, कोई वीडियो कॉल नहीं आई और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तभी जाके जो होशियारपुर वाली फैमिली है, उस फैमिली की तरफ से जो है वहां पे कंप्लेंट की गई कि हमारा जो बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजा गया था, एजेंट जो है वो भी होशियारपुर का है और उनको ईरान में पाकिस्तानी लोगों की तरफ से किडनैप कर लिया गया है। ठीक है, तो ये परिवार का दावा है। पुलिस ने क्या क्या बताया अब तक? अगर पुलिस की बात की जाए तो अमृतपाल सिंह जो है सिर्फ होशियारपुर का रहने वाला, उसी की फैमिली की तरफ से पुलिस कंप्लेंट की गई है। संगरूर का जो हुसनप्रीत सिंह है और जो नवा शहर का जसपाल सिंह है, इसकी फैमिली की तरफ से पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई। तो जो अमृतपाल सिंह है उसकी फैमिली की तरफ से पुलिस कंप्लेंट की गई, क्योंकि जो एजेंट था वो भी उन्हीं के शहर होशियारपुर का था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसके बाद एजेंट की तलाश शुरू की, पर जब एजेंट को पता चल गया था, जब परिवार की तरफ से पहले एजेंट के पास जानकारी मांगी, उसी समय से एजेंट फरार हो गया। वो कोई दुकान करता है, उसकी दुकान पे लॉक लगा हुआ है, उसके घर पे वो नहीं है, उसकी पूरी फैमिली नहीं है और पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि कहाँ पे एजेंट गया है। उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे की किस तरफ गया है। पुलिस इस तरीके की जो जांच है लगातार उस वक्त से कर रही है होशियारपुर पुलिस। क्या ऐसा है कि ये तीनों लड़के पहले से आपस में एक दूसरे को जानते थे? बिल्कुल, जो जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह है, जसपाल सिंह नवा शहर का और अमृतपाल सिंह होशियारपुर का, ये सारे दोस्त थे। हुसनप्रीत सिंह और जसपाल सिंह, इनकी रिश्तेदारी भी बताई जा रही है। जो संगरूर के झूरी का रहने वाला हुसनप्रीत सिंह है और जो जसपाल सिंह है नवा शहर का, इनकी रिश्तेदारी भी बताई जा रही है, क्योंकि संगरूर वाले लड़के की फैमिली अभी नवा शहर वाला जो लड़का है उसके घर ही गई हुई है। इकट्ठे होके वो कोई ना कोई जांच कर रहे हैं कि किस तरीके की हमारे बच्चों के बारे में जानकारी मिल सके, किस तरीके से एजेंट की किसी रिश्तेदारी की जांच हो सके। तो वाकई जो तीनों जो लोग थे आपस में एक दूसरे को जानते थे, दोस्त थे, इसीलिए इकट्ठे इन्होंने जाने का प्लान किया था। इन सब के बीच में पंजाब सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कुछ बताया गया हो? अगर देखो, पंजाब सरकार के पास जब मीडिया में खबर जाती है तब जानकारी गई। जो कुलदीप सिंह धालीवाल है, एनआरई अफेयर ऑफ पंजाब मिनिस्टर, उन्होंने इस मामले में जांच करते हुए साफ तौर पे बताया है कि जो इंडिया की एम्बेसी है ईरान में, वो एम्बेसी की तरफ से भी अपने एक्स हैंडल पे जानकारी पाई गई है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं किस तरीके से जो ईरान के अधिकारी हैं उनको भी इस मामले में ज्यादा से ज्यादा कड़ी विनती की गई कि हर तरीके से जो 3 पंजाब के नौजवान हैं उनको ढूंढा जाए। और यही बातचीत कुलदीप सिंह धालीवाल ने, जो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि हम इंडियन एम्बेसी के तालमेल में हैं और जल्द उन लड़कों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, कहाँ पे है, वो सुरक्षित है या किस तरीके का, जल्द ही जो परिवार को वो सौंप दिए जाएंगे। ये आश्वासन जो है कुलदीप सिंह धालीवाल जी की तरफ से दिया गया है। तो ये थे बीबीसी पंजाबी के सहयोगी चिरंजीव कौशल। और अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और गजा और इसराइल की बात कर लेते हैं। तो इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल कहा था कि उनकी सेना ने हमास के गजा चीफ मोहम्मद सिनवार को मार दिया है। मोहम्मद सिनवार की एक पहचान ये भी है कि वो हमास के प्रमुख रह चुके याह्या सिनवार के भाई हैं। याह्या सिनवार को भी पिछले साल अक्टूबर में इसराइल ने एक हमले में मार दिया था और ऐसा बताया जा रहा है कि मोहम्मद सिनवार 13 मई को खान यूनिस इलाके में हुए भीषण इसराइली हमले की चपेट में आए थे। हालांकि हमास ने अभी तक मोहम्मद सिनवार की मौत की खबर के बारे में ना तो पुष्टि की है और ना ही इसका खंडन किया है। जी बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि इस निरंतर चल रहे संघर्ष का असर वहाँ के लोगों पर कई तरीकों से हो रहा है। इलाज की कमी है, खाने की कमी है और एक नूरा नाम की शख्स हैं जिन्होंने ये बताया कि IVF के बाद वो साल 2023 में गर्भवती तो हुई थी, लेकिन इलाज और इंक्यूबेटर्स की कमी की वजह से बच्चों को खो दिया। उनकी कहानी बता रही हैं एथर शलाबी। Noura and her husband who live in the old town of Gaza. गजा के पुराने कस्बे में रहने वाली नूरा और उनके पति का कहना है कि वो माता पिता बनने का अपना आखिरी मौका गंवा चुके हैं। नूरा और मोहम्मद के लिए परिवार बढ़ाने का सपना अब टूट चुका है। गजा के हजारों लोगों की तरह नूरा और मोहम्मद को भी जंग के चलते लगातार इधर से उधर जाना पड़ा। उन्हें एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए जरूरी खाना और दवाएं नहीं मिल पाईं। नूरा ने IVF से गर्भ धारण किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने में उन्होंने अपने जुड़वा बच्चे खो दिए।
एक ओर बच्चों को खोने का दर्द था, दूसरी ओर बासमा फर्टिलिटी सेंटर भी बमबारी में तबाह हो गया, जहां से उन्होंने मदद ली थी। सुनिए नूरा ने क्या कहा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा भी बच्चा होगा, लेकिन आखिर में सब कुछ 1 मिनट में तबाह हो गया। बहुत मुश्किल हालात थे। ऊपर वाले की मेहरबानी से हमें पहली बार में ही IVF में कामयाबी मिली थी, लेकिन आखिर में हमने बच्चा खो दिया। सिर्फ यही नहीं, हमने वो सारे फ्रोजन एम्ब्रॉयज भी खो दिए, क्योंकि सेंटर तबाह हो गया है। कुछ भी नहीं बचा। हमें ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन गजा में आपको यहाँ वहाँ जाना होता है। पैसे नहीं है, ना ही ऐसी जगह बची है जहाँ दोबारा ये प्रक्रिया शुरू कर पाए। बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, ना अस्पताल हैं, ना ही डॉक्टर, कुछ भी नहीं है। Staff estimate more than 4,000 frozen embryos there have been destroyed. फर्टिलिटी सेंटर जो बमबारी में तबाह हो गया, उसके स्टाफ का मानना है कि इसराइली हमलों में वहां रखे 4,000 से ज्यादा फ्रोजन एम्ब्रियोज यानी भ्रूण भी नष्ट हो गए। बासमा फर्टिलिटी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर बाहा गलियनी का कहना है कि गजा के सभी 9 फर्टिलिटी क्लिनिक या तो तबाह हो चुके हैं या वो चालू होने की हालत में नहीं हैं। हम कुछ महिलाओं से एग्स नहीं ले सकते क्योंकि या तो वो बहुत उम्र दराज हैं या फिर उन्हें कोई दिक्कत है। कुछ के पतियों के टेस्टिकल्स में दिक्कत है, जिस वजह से हम उनके स्पर्म्स भी नहीं ले सकते। तो ये था BBC संवाददाता एथर शलाबी का भेजा ब्यौरा। जी, और आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल, यानी शुक्रवार शाम। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और सुमिरन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।